क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। भाई मैं एक बात बताऊं आपको, क्लास 12th का प्रोजेक्ट ही गैल्वेनोमीटर बना लो। मैं गैल्वेनोमीटर की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूंगा एक ही, ठीक है। आपको आसानी होगी, गैल्वेनोमीटर को प्रोजेक्ट की तरह रखें एग्जामिनर के सामने, और वो क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं आपसे, और आपको खुद से क्या पूछना है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट की डिफ्लेक्शन को नापती है, लेकिन करंट को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं नाप सकती। करंट को एग्जैक्ट नापता है एमीटर। सवाल है गैल्वेनोमीटर एग्जैक्ट करंट की वैल्यू को क्यों नहीं नाप सकता? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एमीटर से ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट की मेजरमेंट करेक्ट नहीं आती। यहां तक समझ आ गया? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और गैल्वेनोमीटर से जब करंट नापा जाता है तो वो रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सवाल है सीरीज में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि करंट सीरीज में कांस्टेंट रहता है, इसीलिए करंट कैलकुलेट अगर करना है तो हमेशा गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया करते हैं। किस में कनेक्ट किया करते हैं? सीरीज में कनेक्ट किया करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके अंदर की फिगर इस तरीके से समझनी है आपको। एक इंसुलेटेड नॉन मेटेलिक चैम्बर होगा प्लास्टिक का, इसके अंदर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा, थोड़ा कॉनकेव शेप में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ज कर देता है। एक टर्मिनल यहां होगा, इस टर्मिनल को आप T1 मान लीजिएगा, जिससे आप कॉपर का वायर कनेक्ट करेंगे और इस कॉपर के वायर को यहां कनेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद यहां से फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप आएगी, और इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के ऊपर एक कॉनकेव मिरर लगाया जाएगा। यहां मैंने कॉनकेव मिरर लगाया। फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से एक कॉइल स्टार्ट होगी विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, जो कि कॉपर से बनी होती है। इसके सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन कोर होगी, एक स्प्रिंग इस कॉपर वायर के एक एंड से कनेक्ट होगा, जिसे हॉर्सशू स्प्रिंग कहा जाता है, और फिर कॉपर वायर सेकंड पोटेंशियल टर्मिनल से कनेक्ट होगा। कंसेप्ट क्लियर? अब यहां डिस्कस क्या क्या करना है मुझे, कि जो ये PQRS कोइल है गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये कोइल कॉपर की क्यों ली गई है? तो आप लोग कहेंगे सर, कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस इट हैज लो रेजिस्टेंस and we have to calculate the deflection of electric current with the help of the galvanometer. So we take copper because its resistance is very low. Concept clear? 100% समझ आ गया? गैल्वेनोमीटर के अंदर यहां से यहां तक एक कॉपर वायर होगा, इसके बाद फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का क्या काम है, क्यों ली गई है? दरअसल जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को आप रखेंगे, जब इस कॉइल के अंदर करंट आएगा तो कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, जिस टॉर्क की वैल्यू NIBA के बराबर होती है। साइन अल्फा में अल्फा 90 डिग्री एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, करंट इन द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉइल। इतनी टॉर्क लगती है इस कॉइल के ऊपर। यह टॉर्क जब लगती है तो कॉइल के अंदर ऐठन आती है, जिसके कारण कॉइल यहां से टूट सकती है या यहां से टूट सकती है। तो यहां पर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ली जाती है, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज एक ऐसा मटेरियल है जिसका टॉर्क पर ट्विस्ट मिनिमम होता है। मतलब अगर कोई भी चीज आप ऐंठते हैं, नीचे से एक ऐठन देते हैं तो ऊपर से भी एक ऐठन आती है, नीचे से दो ऐठन दी तो ऊपर से भी दो ऐठन आएगी, और वो बीच से चीज टूट जाएगी।
फॉस्फर ब्रोंज के साथ कैसा है, अगर आप नीचे से 100 एटम देंगे तो ऊपर से 1 एटम आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो टूटने की प्रोबेबिलिटी 100 टाइम्स कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ एक फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप यूज की जाती है, क्योंकि इसका टॉर्क पर ट्विस्ट मिनिमम होता है। अगर टीचर आपसे पूछते हैं बेटे वाइवा में, व्हाई डू वी यूज फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप इन द गैल्वेनोमीटर, तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज इट्स टॉर्क पर ट्विस्ट इज मिनिमम, क्योंकि टॉर्क पर ट्विस्ट फॉर द फॉस्फर ब्रोंज इज मिनिमम। सेकंड बात, इसके अंदर कॉनकेव मिरर यूज क्यों किया गया है? गैल्वेनोमीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन नीडल होती है जो आपको डिफ्लेक्शन देती है, इसके अंदर करंट कितना है उसे आप कॉनकेव मिरर में देखते हैं। कॉनकेव छोटी चीज को बड़ी चीज दिखाता है, इसीलिए यहां कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? टू शो द डिफ्लेक्शन नीडल कंपनी ने वहां पर कॉनकेव मिरर लगाया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया। अब जो ये हॉर्सशू स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग का काम भी सेम एज ऐसा ही है जैसे कि स्ट्रिप का। यहां से और यहां से एटन आने के कारण वायर टूट सकता था, इसीलिए यहां पर क्या लिया गया? हॉर्सशू स्प्रिंग। कुछ बच्चों ने कहा सर हॉर्सशू स्प्रिंग यहां क्यों नहीं लिया गया? भाई स्ट्रिप के ऊपर मिरर लगा सकते हैं, एक निडल लगी होगी इसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर निडल नहीं रुका करती। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? अब इसके बाद जरा ध्यान देंगे आप लोग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इस कोइल को रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके सेंटर पर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दी जाती है, जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कर देती है। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100% समझ आ गया? पक्का? सवाल आया हमने यहां पर सॉफ्ट आयरन ही क्यों रखा? सॉफ्ट आयरन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इसके रिटेंटिटी या रिटेंटिविटी और कोहेसिविटी दोनों ज्यादा होती है, जिसके कारण ये एकदम से मैग्नेटाइज हो जाता है और एकदम से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हर एक टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर आप क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक तरीके से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कोइल के अंदर सेंटर पर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखी जाती है। सवाल यह है, अगर मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर स्फेरिकल है तब कोइल की शेप कैसी होगी? आप कहेंगे अगर सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल है तो कोइल्स रेक्टेंगल लेंगे, और अगर मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर स्फेरिकल है तो कोइल्स भी आप सर्कुलर लेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया। अब सवाल यह आया कि गैल्वेनोमीटर का, देखो क्या क्वेश्चन पूछा टीचर ने, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? टू कैलकुलेट द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। तो सवाल क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, वो टॉर्क कितनी होती है? टॉर्क कितनी होती है? NIBA sin अल्फा, अल्फा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट विच इज 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो टॉर्क इज इक्वल टू NIBA, वेयर N इज द नंबर ऑफ इन द कॉइल, I is the current in the coil, B is the uniform magnetic field and A is the area of cross section of the coil। ठीक है जी? मान लीजिए ये मीटर स्केल है और 0 यहां था और नीडल ने डिफ्लेक्शन यहां तक दी, तो ये डिफ्लेक्शन हुआ थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां से वापस नीडल को यहां लाने के लिए जो टॉर्क लगेगा उसे कहा जाएगा रेस्टोरिंग टॉर्क, और जो इसे यहां से यहां तक ले जाने में लगा था वो टॉर्क था ये। अंडर इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क बराबर होते हैं, इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट आ गया, रेस्टोरिंग कोएफिशिएंट। अंडर इक्विलिब्रियम जो टॉर्क से यहां से यहां तक लेकर के गई वो उस टॉर्क के बराबर होगी जो वापस यहां से यहां तक लाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? और आपके पास के थीटा ये NIBA के बराबर हो जाएगा,
और थीटा इज द डिफ्लेक्शन बाय द गैल्वेनोमीटर, और जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा सेंसिटिव। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मान लीजिए एक गैल्वेनोमीटर के अंदर 2 एम्पियर करंट गया और इसकी डिफ्लेक्शन आई मान लीजिए 10 रेडियन, 10 रेडियन। कंसेप्ट क्लियर, जो उसने एंगल ट्रेस किया। और दूसरे में 2 एम्पियर में आई 15 रेडियन, तो मतलब सेकंड ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए गैल्वेनोमीटर की क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के बढ़ाने पड़ते हैं, करंट बढ़ाना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ता है, एरिया बढ़ाना पड़ता है, और रेस्टोरिंग कोएफिशिएंट घटाना पड़ता है। और रेस्टोरिंग कोएफिशिएंट किसके लिए कम होता है, फॉस्फर ब्रोंज के लिए कम होता है। दैट्स व्हाई वी यूज फॉस्फर ब्रोंज हियर एंड हियर। कांसेप्ट क्लियर। टॉर्क पर ट्विस्ट भी मिनिमम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरिंग टॉर्क भी मिनिमम, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है। कांसेप्ट क्लियर, प्रिंसिपल भी समझ आया इसका। When we placed a current carrying coil in the external magnetic field, then it experienced torque, और torque कितना और किस तरीके से, वो भी सारा एक्सप्लेन हो गया। अब why do we use phosphor bronze strip, आप कहेंगे because its torque per twist is minimum, और सर जब टॉर्क लगेगा यहां पर, ये यहां से और यहां से कोयल टूट सकती थी अगर कॉपर होता। इसी वजह से हम यहां एक स्प्रिंग भी यूज करते हैं। सवाल आया, कोयल की शेप किस चीज पर डिपेंड करती है, आप कहेंगे सर जो इसके अंदर कोर रखी जाती है सॉफ्ट आयरन की, कि कोर कैसी, कि सर सॉफ्ट आयरन रखते हैं इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक तरीके से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश करने के लिए। अब यहां से क्रॉस क्वेश्चन होगा, भाई सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों रखी आपने, स्टील क्यों नहीं रखी? तो आप कहेंगे सर सॉफ्ट आयरन कोर के लिए रिटेंटिविटी और कोहेसिविटी दोनों अधिक है, जिसके कारण वो बहुत तेजी से मैग्नेटाइज होता है और बहुत तेजी से डिमैग्नेटाइज होता है। हर टेम्परेरी मैग्नेट में हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम हमेशा स्टील यूज करते हैं। सवाल आया भाई परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील यूज क्यों करते हैं? सर इसकी रिटेंटिविटी कम होती है और कोहेसिविटी ज्यादा होती है, मतलब ये मैग्नेटाइज तो जल्दी हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्टील की रिटेंटिविटी और कोहेसिविटी ज्यादा, सॉफ्ट आयरन की कोहेसिविटी कम, डिमैग्नेटाइज तभी तो ज्यादा होगा। आप कहेंगे कोहेसिविटी बहुत कम और रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा। कांसेप्ट क्लियर? वो थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, उसे आप ठीक कर लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। रिटेंटिविटी आयरन की ज्यादा, कोहेसिविटी कम, लेकिन स्टील के लिए रिटेंटिविटी भी ज्यादा और कोहेसिविटी भी ज्यादा। इसीलिए स्टील से परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है और सॉफ्ट आयरन से टेम्परेरी मैग्नेट बनाई जाती है। एकदम से मैग्नेट बनने का काम है रिटेंटिविटी का, एकदम से डिमैग्नेटाइज होने का काम है कम कोहेसिविटी का। कांसेप्ट क्लियर जी? आगे समझ? स्टील के साथ क्या है, एकदम से मैग्नेटाइज हो जाता है और रिटेंटिविटी और कोहेसिविटी ज्यादा होने के कारण बहुत लंबा समय लेता है डिमैग्नेटाइज होने में। That's why we prefer steel to make the permanent magnet and we prefer soft iron to make the temporary magnet. Concept clear हो गया? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा, पढ़ाते पढ़ाते भावनाओं में बह गया और पता नहीं चला रिटेंटिविटी कोहेसिविटी पर क्या बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद जरा ध्यान देंगे आप। अब गैल्वेनोमीटर की दो सेंसिटिविटी आपको याद रखनी है, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है भाई? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, मतलब रेडियन पर वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक होता है करंट सेंसिटिविटी आईएस, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, रेडियन पर एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई आर and theta upon I is the current sensitivity. तो voltage sensitivity, current sensitivity per unit resistance. Concept clear to all of you? Concept clear? 100% समझ आ गया? अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर भी बनाया जा सकता है और वोल्टमीटर भी बनाया जा सकता है। अब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर एंड एमीटर किस तरीके से बनाना है, तो आपको ध्यान रखना हमेशा एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी मिलता है कि आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0।
आइडल वोल्टमीटर का कितना होगा? इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा है तो वो ज्यादा सेंसिटिव है, और एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम है तो वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम है, इससे ज्यादा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का है। अब मुझे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एमीटर बनाना है एंड वोल्टमीटर बनाना है। तो आप देखिएगा वोल्टमीटर कैसे बनेगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, मतलब सीरीज में इसके साथ एक बड़ा रियोस्टेट जोड़ दीजिएगा, एक बड़ा रेजिस्टेंस। तो इस पूरी कॉम्बिनेशन को आप वोल्टमीटर कहेंगे। मैंने मान लिया कोई भी सोर्स है, इससे यहां से वोल्टेज चलता है V, करंट चला I। कॉन्सेप्ट क्लियर? I करंट गैल्वेनोमीटर के पास आया, एक रेजिस्टेंस ही है, तो जो वोल्टेज यहां होगा वो IG, फॉल ऑफ पोटेंशियल एट गैल्वेनोमीटर, और जितना रेजिस्टेंस यहां फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा, जितना वोल्टेज, वो कितना होगा? IR। तो V इज इक्वल्स टू IG प्लस V अपॉन I, क्योंकि यहां से I को मान लिया, डिनोमिनेटर में चला गया, G प्लस R इज इक्वल्स टू V अपॉन I माइनस। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत ही बेहतरीन। कैसा? कि एक मेरे पास 500 ओम का गैल्वेनोमीटर है, मुझे कितना रेजिस्टेंस उसके साथ जोड़ना पड़ेगा कि वो एक वोल्टमीटर बन जाए जिसकी रेंज 0 से 20 वोल्ट तक है। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर 10 मिली एम्पियर करंट आया था, अब ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? 10 मिली एम्पियर आप पे है, और जो वोल्टेज की बड़ी रेंज होगी वो यहां रखेंगे, तो 20 अपॉन 10 मिली, मिली को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? एम्पियर में, 10 की पावर -3 G प्लस R। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? 500। G धरा इज इक्वल्स टू R, ये ऊपर गया, तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? 1500 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे समझ? ऐसा क्वेश्चन CUT में भी मिलेगा, नीट में मिलेगा, हो सकता है IIT मेंस में भी मिल जाए। कंपटीशन में हर जगह ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। समझ आ गया जी? नाउ वी हैव टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर। तो दिमाग लगाइएगा, गैल्वेनोमीटर से कम रेजिस्टेंस होता है एमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर के आप पैरेलल में एक छोटे से छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे, छोटे से छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे। पैरेलल में जब रेजिस्टेंस छोटे से छोटा लगाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस उससे भी कम आता है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 1000 है, तो आप साइड में 10 ओम रेजिस्टेंस लगा दीजिए, तो नेट आंसर 10 से कम आएगा, 10 से, और जितना कम आएगा उतना इफेक्टिव एमीटर बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? खैर वो चीज छोड़िए, मैंने मान लिया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, और जो रेजिस्टेंस मुझे एक्स्ट्रा लगाना है उसका रेजिस्टेंस R। यहां वोल्टेज V, यहां से करंट चला I, और IG गया गैल्वेनोमीटर के अंदर, आगे गया I माइनस IG। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होने के कारण जितना फॉल ऑफ पोटेंशियल यहां होगा उतना ही फॉल ऑफ पोटेंशियल यहां होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटे? आगे समझ? हमें निकालना होता है कि कितना रेजिस्टेंस लगाऊं मैं गैल्वेनोमीटर के साथ कि उससे इफेक्टिव एमीटर बना दूं। तो R इज इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? मान लीजिए एक बैटरी ने एमिट किया 2 एम्पियर करंट, जिसमें से गैल्वेनोमीटर के पास पहुंच गया 0.5 एम्पियर करंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मतलब भाई ये आपको वैल्यू दे दी गई है, 2 में से घटाया आपने, ये वैल्यू आपके पास निकल गई। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन होगा, कह दिया जाएगा कितना रेजिस्टेंस लगाऊं गैल्वेनोमीटर के साथ जो एक एमीटर बन जाए। आदित्य क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? 100% समझ आ गया सभी को? पक्का?
यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बार आप अपने नोट्स निकालिए गैल्वेनोमीटर के और एक बार पढ़ कर देखो जिसे भी यहाँ भी दिक्कत है।